सेट नंबर 2 रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे और ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। तो देखिएगा जनाब, ध्वनि का 2 गुण होता है, पहला तीव्रता और दूसरा तारत्व। और तीव्रता दूरी के लिए नापा जाता है, और तारत्व जो लड़की और लड़के का आवाज़ जो होती है मोटा पतला जिस तरीके से होती है तारत्व पर निर्भर करती है। तो एसके झा सर ने ती उल्टा बताया था, ती उल्टा, ती एक साथ नहीं होगा, इसका मतलब ती उल्टा होगा। इसका मतलब रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे और ध्वनि का पिच किसके निर्भर करते हैं। तो ध्वनि का पिच का मतलब ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसे तारत्व कहते हैं। तो तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब आवृत्ति हमारा आंसर होगा। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। इसका मतलब ती और ती उल्टा होता है। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है भाई। तो ध्वनि का तीव्रता, तो इसमें ती दिया गया है, इसका मतलब ती वाला आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आयाम पर निर्भर कर देगा और आयाम आपका यहाँ है। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है जी, और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है जी। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी। अच्छा, स्थिर गति से जब ये बालक बाहर कार से बैठी जा रहा है और गेंदा जब ये उछलाता है तो जस्ट इसके हाथ में आ जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, अगर स्थिर, अगर उसके सामने, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, सामने कब आएगा, जब अगर हम बात करेंगे वेग से चलेगा, आपको अगर हम बात करते हैं, अच्छा उसके सामने कब आएगा जी, तो जब घटता वेग, मतलब स्थिर तरह से जा रहा है और इसका घट गया वेग, यानी घट गया वेग, अगर घट जाता है वेग तो इसके सामने गिरेंगे। और अगर ये वेग अपना बढ़ा देता है तेजी से तो ठीक इसके पीछे गिरेगी। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है सर कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, तो इसके गेंद सामने इसके हाथ में गिरेगी, इसके हाथ में गिरेगी। ये गलत आंसर है आपका। ठीक है सर। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो एक बात बताते हैं, इसके 4-5 फंडा मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। सबसे पहले तो आपके तापमान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है सर। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक तरफ प्रवाह लिख दिया, एक तरह हम लोग अंतर लिख दिए। ठीक है सर। तो विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर को विभव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा के प्रवाह के अंतर को ताप कहते हैं, तापमान कहते हैं। और द्रव के प्रवाह के अंतर को स्तर कहते हैं और गैस के प्रवाह के अंतर को घनत्व कहते हैं। तो लेकिन आपका क्वेश्चन में यहाँ ऊष्मा दिया गया था, ऊष्मा के प्रवाह को क्या अंतर कहते हैं, तो ताप कहते हैं। देखिए खुद से आप आंसर, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को किस पर निर्भर करती है, तो ताप पर निर्भर करती है। हमने बताने का भी काम कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है। अच्छा, दो हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आप जानते हैं कि दो हाथ होता है, एक बायां होता है और एक दायां होता है, नहीं होता है क्या? आप अपने आप से पूछिए।
तो दाएं हाथ का नियम आपसे पूछ रहा है, यानी दाहिना हाथ से पूछ रहा है। इसका मतलब जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और प्रतिरोध आपका ऑप्शन में है। मोटर नहीं होगा और बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों? अब याद कैसे करने हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यानी दाएं हाथ से जनरेटर चालू करते हैं, तो दाएं हाथ से जनरेटर जब चालू करते हैं इसका मतलब दाएं हाथ का नियम बता रही है। और शेष अगर मोटर बच जाता है तो मोटर बाएं हाथ से काम करता है। ठीक है सर। जनरेटर धारा उत्पन्न करता है, यहां देखा गया है कि जनरेटर धारा उत्पन्न करता है, तो इसका राइट हैंड रूल है। और मोटर जो है बल को उत्पन्न करता है, इसका लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट यानी बाएं हाथ का नियम है। ठीक है सर। तो आपका फ्लेमिंग के हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? तो बी इज द राइट आंसर। अगर दाएं हाथ के जगह बाएं कह देता तो आपको मोटर आंसर हो जाता है, लेकिन आपका दाएं हाथ से कहा है। ब्लबर क्या है? व्हाट इज द ब्लबर? तो ब्लबर जो है सघन वसा की परत है। ब्लबर ऊंट में पाया जाता है और सबसे ज्यादा ब्लबर फैट को कहते हैं। ब्लबर का मतलब फैट होता है। और ब्लबर रेगिस्तान में पाया जाता है, और रेगिस्तान में ज़्यादा ऊंट पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ब्लबर इसी को देखने को मिलता है। लेकिन आपके ऑप्शन में सघन वसा की परत यानी कि वसा फैटी है। ठीक है सर। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? अच्छा, आप जानते होंगे मेरे भाई कि आवृत्ति कहने का मतलब है कि आवृत्ति बराबर होता है 1 सेकेंड में किया हुआ कंपन कितना होता है, अप डाउन 1 सेकेंड में कितना दोलन होता है। और उसी प्रकार से कहा कि 10 सेकेंड में 20 दोलन करता है, तो 1 सेकेंड में 20/10 यानी 2 दोलन, यानी 2 दोलन हो जाएगा आपका आंसर, और आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है सर। एक उसी प्रकार से फिर क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड में 50 दोलन, तो आवृत्ति क्या होगा? आप जानते होंगे आवृत्ति कहने का मतलब चला रे, आवृत्ति 1 सेकेंड में किया गया कंपन, उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो 10 सेकेंड में 50 दोलन, तो 1 सेकेंड में 5 दोलन और 5 हर्ट्ज आपका द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करें। और तरंग दैर्घ्य का लेमडा से सूचित किया जाता है। तो हम सबसे पहले 1-2 फंडा क्लियर करने वाले हैं। क्या सर? अगर इसके लाइन पार दिया और ये ऐसे कर देता हूँ, तो नीचे वाला जो है दिखाई देता पॉइंट, इसको गर्त कहते हैं यानी कि ट्रफ इंग्लिश में। और ये नीचे वाला इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और ठीक ऊपर वाले को हम लोग ये वाला कोना और ये वाला कोना को श्रिंग कहते हैं, इसको श्रिंग कहते हैं। देखिए यहाँ श्रिंग लिखा हुआ गया है। और इन दोनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यही 10 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि 2 श्रृंगों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो तरंग दैर्घ्य भी तो वही होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप। 2 क्रमिक शीर्ष यानी कि एक लाइन दे दिया गया, ऊपरे ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी लेमडा से सूचित किया जाता है, और लेमडा तरंग दैर्घ्य का मान होता है। तो तरंग दैर्घ्य मान बराबर 10 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर हम बता दें इसमें तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में है ही नहीं है, खा ही गया, तो सेंटीमीटर है। तो जब सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं, देखिए 10 सेंटीमीटर है और ऑप्शन में मीटर मांग रहा है, तो मीटर में जब चेंज कीजिएगा तो सी इज द करेक्ट आंसर। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो किण्वन क्या है मेरे भाई? जब ग्लूकोज
ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये किण्वन क्या है मेरे भाई? तो किण्वन ग्लूकोज के खमीर की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कहा जाता है किण्वन ग्लूकोज यानी उत्प्रेरक खमीर की उपस्थिति में कौन सा अल्कोहल निकलता है? तो इथाइल अल्कोहल निकलता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। पूछा आपसे कि किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गैस उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से, किण्वन हमने बताया कि किण्वन ग्लूकोज की खमीर की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और गैस ही पूछा है आपसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक फंडा ये है, एक फंडा की मैं बात बताता हूं। तत्व अकेले होता है, यानी कि Fe और Cu यानी कि अकेले होता है, और यौगिक दो या दो से अधिक जिसका सूत्र होगा उसी को यौगिक कहते हैं। ठीक है, मिश्रण मिश्रण इसका सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब हवा का कौन सूत्र होता है? नहीं होता है। शरबत का भी सूत्र नहीं होता है, लेकिन चीनी का सूत्र होता है। इसका मतलब चीनी यौगिक है। तत्व अकेले होता है, यौगिक दो या दो से अधिक होता है, और मिश्रण इसका सूत्र नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? यानी कि कोई ना कोई यौगिक होगा और मिश्रण नहीं है। देखिए, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कांच, अच्छा शीशा का Pb होता है, यह तत्व है, लेकिन कांच को Pb प्लस कुछ मिलाइएगा तब कांच होगा। यानी कि Pb में कुछ मिलता है तब कांच होता है, लेकिन शीशा Pb ये तत्व है, तो ये कांच भी नहीं होगा आपका आंसर। पीतल एक प्रकार से मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, यानी कि Pb प्लस कुछ मिलाएंगे, इसका मतलब ये भी मिश्रण है। तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, यही आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कौन सा है? यौगिक देखिए, पारा तो Hg यानी कि पारा ये तत्व है, शरबत का सूत्र नहीं होता है, इसका मतलब ये मिश्रण है। वायु का मिश्रण है। और अमोनिया NH3 इसका मतलब दो या दो से अधिक मिलने पर ही यौगिक का निर्माण होता है, और अमोनिया इज द करेक्ट आंसर है। का फ्यूज की तार की रेटिंग या दक्षता, रेटिंग कहें या दक्षता कहें दोनों एक के बात है। फ्यूज तार की रेटिंग या दक्षता निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। सबसे पहले एक दो फंडा की बात बताते हैं, यानी कि दक्षता या रेटिंग। तो मशीन की दक्षता किलोवाट, ठीक है, मशीन की दक्षता किलोवाट, और बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट, ठीक है सर। और फ्यूज या स्विच या MCB की दक्षता या रेटिंग एम्पियर होता है। ठीक है, मशीन की दक्षता किलोवाट, बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट, और फ्यूज और स्विच और MCB की दक्षता एम्पियर, और बैटरी की दक्षता एम्पियर आवर और वाट आवर। लेकिन एक जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सबसे पहला ए, यही आंसर होगा। अगर ये नहीं रहे तब दूसरा आंसर होगा। इसका मतलब बैटरी की दक्षता एम्पियर आवर सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ये रहेगा, तब सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, फ्यूज की तार की रेटिंग अभी बताया कि फ्यूज की तार की रेटिंग वाला हम बताया कि फ्यूज और MCB और स्विच रहे तो आपका एम्पियर इज द करेक्ट आंसर रहेगा। वह तत्व
जो न ऑक्सीकारक है और न अवकारक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सबसे पहले मैं अवकारक ऑक्सीकारक का अपचयन उपचयन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीकारक न ऑक्सीकारक रहे और न अवकारक रहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें दूसरी वाहतम कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वही आपका ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर करने वाला हूँ। ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचयन, इसका सभी का इंग्लिश में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अवकारक, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक का इंग्लिश में रिडक्शन होता है, यानी आर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कि आपको ये सब याद नहीं रखना है, इंग्लिश में सिर्फ याद रखना है कि ऑक्सीडेशन आपका, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है कि यानी ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुटता है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। और अवकारक, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक, ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ रिडक्शन याद रखना है कि रिडक्शन में ऑक्सीजन का हट जाता है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। यानी इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुटना और रिडक्शन में घटना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण का संख्या बढ़ना और इसमें घटना, और इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो आपके ऑप्शन में हम बताएं कि वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न अवकारक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 होता है। तो 8 दूसरी वाहतम कक्षा में, देखिए दूसरी में जोड़ेंगे, यानी कि 6 2 8 8 यही आंसर है। जो दूसरी वाहतम कक्षा में कोई 8 है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्वसन क्या है, तो श्वसन क्या है, तो श्वसन की बात बताते हैं। तो श्वसन अगर हम अभी बताएं कि श्वसन ऑक्सीजन का जुटना, श्वसन का ऑक्सीजन का जुटना, इसका मतलब ऑक्सीकरण, अवकारक और उपचयन, अपचायक, जो भी ऑप्शन होगा यही आंसर हो जाएगा। तो उपचयन इज द करेक्ट आंसर। 1-2 बार आप रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है सर। बेकिंग पाउडर और डैश का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो है, बेकिंग पाउडर NaHCO3 जो खाने वाला सोडा होता है, जो हाथ से खाया जाता है, हैंड से खाया जाता है, NaH लग जाता है, H लगता है। तो बेकिंग पाउडर के 2 मिश्रण होते हैं, 2 वर्ड से बना हुआ होता है। पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा टार्ट्रिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है सर। प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर क्या है, यानी कि प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, देखिए प्रजनक का मतलब ही होता है कि प्रजनन करना। अगर आपका ब्याह शादी हो जाएगा तो अगर आपका बच्चा हो जाता है, उसी का होता है प्रजनक कहा जाता है। तो अगर प्रजनक होंगे तो जाहिर सी बात है हम और हमारा बच्चा यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि जितनी खपत पहले थी उससे उत्पादन हम बाद में उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उत्पादन में अधिक हो जाएगी। पहले हम थे, हमसे जब हमारी शादी हो गई तो बीबी हो गई और एक बच्चा हो जाता है, इसका मतलब उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हो गई, यानी कि हम भारी हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विखंडन पदार्थ की जितनी खपत होती है, उत्पादन उससे अधिक, जाहिर सी बात है हम अगर शादी करते हैं तो हम शादी करने के बाद हमारा उत्पादन हमारा हो जाएगा और हम बच्चा सहित भारी हो जाएंगे। हम बच्चा सहित भारी हो जाएंगे तो भारी होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
आपका गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत है। अच्छा, गाढ़े द्रव में यानी कि ये मध ले लो और ये पानी ले ले होते हो, ठीक है। तो सांद्र द्रव, ये श्यानता का मतलब होता है रगड़। और जब रगड़ कब होगा? जब घर्षण होगा। रगड़ कब होगा? जब आपका घर्षण होगा। रगड़ कब होगा? तो घर्षण होगा। और घर्षण हो जाएगा तो आपका अधिके न होता है। घर्षण कभी भी होता है तो अधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपका लास्ट आंसर से पहले एक और बात कहना चाहते हैं, अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक शेयर तो ठोक दीजिए। रंग पहचानने की क्षमता क्या होती है? तो रंग पहचानने की क्षमता को ही हम लोग बी ऑप्शन नंबर कोन्स कोशिका में कहते हैं। कोन्स कोशिका वाले में, कोन्स कोशिका में रंग पहचानने की क्षमता होती है, जबकि क्षण कोशिका में तीव्रता पहचानने की क्षमता होती है। क्षण सीधा होता है, देखिएगा क्षण सीधा होता है ऐसे, तो क्षण कोशिका में तीव्रता क्षमता पहचानने की क्षमता होती है, लेकिन कोन्स कोशिका में रंग पहचानने के लिए क्षमता होता है। क्या? कोन्स कोशिका में रंग पहचानने के लिए क्षमता होता है, वही क्षण कोशिका में तीव्रता पहचानने की क्षमता होती है। तांबा के चकती में एक छेद है, देख लीजिए एक तांबा है और तांबा के चकती में एगो छेद दे दिए, 2 छेद दे दिए हैं, और जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा? अच्छा, जब इसको गर्म करेंगे, यहाँ से गर्म करेंगे और इधर फैलाएंगे, इधर इस साइड में फैलाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो है, ये छेदवा जो है बढ़ोतरी होगी, यानी बढ़ेगा। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सेट नंबर 2 इज़ द कंप्लीट हो गया है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब तक एक दूसरे से कंधा नहीं मिलाया जाता है तब मामला सर गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ नहीं करना है सर। थैंक यू वेरी मच।